गुजरात में 2002 के दंगों के पीड़ितों के न्याय के लिए जब कोई नाम एक सामने आता है तो वो है तीस्ता सीतलवाड़। तीस्ता सीतलवाड़ हमारे समय में प्रतिरोध की प्रतीक बन गई हैं। आज केंद्रीय शासन का निजाम जिन चंद लोगों पर सर्वाधिक हमलावर हैं उनमें तीस्ता सीतलवाड़ एक नाम है। इनसे समझते हैं आज के समय की चुनौतियों को और प्रतिरोध की प्राथमिकताओं को। तीस्ता बताएंगी आप। तो एक जजमेंट आ गया गुलबर्ग सोसाइटी का भी, और जजमेंट में कुछ रिमार्क्स भी आए हैं। पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आज की चुनौतियां क्या हैं और उससे कैसे निपटा जाएगा। सोच की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, पत्रकारिता की आज़ादी, सब पे हमले हुए थे। मैं मानती हूँ आज के जो हमारे सूरत हाल है देश में, भारत में 2.5 सालों से एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का स्वरूप ले लिया उन्होंने। जिस तरह गैर लोकशाही और गैर जमहूरी रूप के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। मैं सबसे पहले थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि बहुत ही खटकने वाला मामला जो आज हमारे यूनिवर्सिटीज़ में हमारे युवकों के साथ हो रहा है। मैं बोलती ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन मोदी का रेजिम अगर जाना जाएगा इतिहास में तो इसलिए जाना जाएगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नौजवानों पे ज़्यादातर आज़ाद सोच वाले दलित बहुजन नौजवान सोच वाले लोगों पे सरासर हमला कर रहा है। वो चाहते नहीं है कि आज़ाद सोच वाले पैदा हो ये देश में। मैं रोहित वेमुला की तरफ इशारा कर रही हूँ। मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, वो एक इसी एक पूरे एक स्ट्रैटिफाइंगली डोमिनेटिंग, मतलब ब्राह्मणवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, जो मैं राष्ट्रवाद नहीं मानती, इट इज हिंदू सुप्रीमेसी, तो राष्ट्रवाद का नाम ही हमें नहीं देना चाहिए, मेजॉरिटेरियनिज्म का एक प्रतीक है। आपको नहीं लगता कि जैसे गुजरात में पिछले 15 सालों से लगभग लड़ रही हैं आप, और पिछले 15 सालों से लगातार ये रिजीम रिपीट होता चला जा रहा है, यानी मेजॉरिटी उनके साथ खड़ी होती दिख रही है। ठीक वैसा ही अभी भी दिख रहा है कि हम तमाम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाइयाँ हार जाई जा रही हैं। जैसे हैदराबाद में अप्पा राव बने हुए हैं, FTI में गजेंद्र चौहान बने हुए हैं, JNU में एक RSS का वाइस चांसलर आकर तो ये है क्या बेसिकली? केंद्रीय सरकार में हुकूमत है, उनके पास मेजॉरिटी की एक सरकार है। अगर जीत और हार की बात करें तो आपको दिल्ली सरकार के इलेक्शंस भी देखने पड़ेंगे, दिल्ली राज्य के, और बिहार के भी देखने पड़ेंगे। ये साल को आए हुए 2.5 साल ही हुए हैं, मगर ये 2.5 साल में कितना डैमेज हुआ है ये आपको तोड़ना पड़ेगा। जहाँ पे उनका पावर है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और विरोध के बावजूद विरोध को नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये हार नहीं हमारी, ये उनकी लोकशाही की तरफ ठुकराने की बात है। इस तरह इसको फ्रेम किया जाना चाहिए। अगर अप्पा राव पहले सस्पेंड हो चुके थे, उनको वापस लाए, जातीय तरह की लाया गया, और पता नहीं किस तरह का अजीब पॉलिटिक्स वहां पे चल रहा है कि आज भी राधिका और राजा वेमुला को सवाल किया जा रहा है कि आप दलित है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक रिपोर्ट दे देता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कमीशन ऑफ ट्राइब्स को, एक एफिडेविट फाइल करता है कोर्ट में कि हमारे मुताबिक दलित फैमिली 10 दिन भी नहीं होते हैं और अचानक ये बात आ जाती है। कलेक्टर अब दोबारा ये जांच कर रहा है कि ये दलित है कि नहीं। ये केंद्रीय सरकार का हावी होना और दबाव है कि जब सिस्टम रिजिड हो जाए तो लोकतंत्र में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे जनता की आवाज़ सुनी जा सकेगी, जनता की इच्छाओं के अनुरूप सिस्टम से काम करवाया जा सके। क्योंकि 15 साल से आप भी वहाँ लड़ रही हैं और अंततः रिजल्ट नेगेटिव ही आता जा रहा है। आप नेगेटिव रिजल्ट हमको नहीं कह सकते। 137 लोगों को उम्र कैद की सजा हम लोगों ने दिलवाई है। आप ये कैसा मान सकते हैं कि असफलता है? हमारे देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक रास्ते पे जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करने वाले लोग हैं, इसीलिए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वो जीत आती जाती है। हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में अगर ऐसे प्रबंध होते कि जो लोग इस तरह के कामों में फंसे हुए नजर आते हैं उनको 10 साल आप इलेक्शन नहीं लगा सकते, तो ये हाल नहीं होते। हमारे जमहूरियत और लोकशाही में रिफॉर्म की जरूरत है, मगर पत्रकार अगर ये सही ढंग से ये बात फ्रेम नहीं करेंगे तो ये बात कैसे आएगी? पहले बार सांप्रदायिक दंगों को लेकर 137 लोगों की उम्र कैद की सजा हुई है। आप ये कैसा कह सकते हैं ये असफल लड़ाई है? हमें ये याद दिलाना पड़ेगा कि नरूला पाटिया का जजमेंट जो 2012 में आया है उसमें साजिश भी मानी गई थी, माया कोडनानी और बाबू पजंगी को सजा दी गई थी, और आज भी जकिया जाफरी का केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है।
जजमेंट अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अगर आप दलित पिछड़ों के मामले देखें तो बहुत सारे जजमेंट दलितों के खिलाफ गए हैं। क्या इसका मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल गलत है? आप ऐसा कहेंगे? सवाल है कि हमारे समाज में आज भी वो लोग हावी हैं पोजीशंस ऑफ पावर पे जो कास्टिस्ट कम्युनल मेंटालिटी के लोग हैं। ये हमें बदलना पड़ेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे तो नेचुरल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हम लोग अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, और ये एक बड़ा हथियार बाबा साहब स्टेट को एम्पावर करने का उनकी जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो हमारे पक्ष में जाता है। लेकिन तब भी सवाल ये बनता है कि जो चुनाव की राजनीति है वो रिजल्ट लेकर नहीं आएगा। तो जैसे कि गुजरात का मुझे लगता है कि ये इस जजमेंट के साथ मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 10-15 सालों में जुडिशरी का भी एक चेहरा बदल गया है। तो जुडिशरी में जो लोग बैठे होंगे वो तय करेंगे न्याय को, न्याय का स्वरूप बदल जाएगा। यदि मनुस्मृति माइंडेड लोग जुडिशरी में बैठे हैं तो वो रिमार्क्स के साथ भी वैसे ही आएंगे। ये खतरा है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लड़ाई लड़ने की। सवाल जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, आप उनसे जरूर पूछेगा ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात आप कब इलेक्शन कैंपेन में लाएंगे। जब वो लाए जाएंगे, पत्रकार जब ये सवाल सही ढंग से करेंगे, तब ये डीपन होगी हमारी डेमोक्रेसी। सतही सा रिमार्क आया कि आगजनी के साथ और दंगे के साथ महिलाओं का बलात्कार नहीं हो सकता, और इस तरह के रिमार्क्स का एक रिकॉर्ड है जुडिशरी में। वो भवरी देवी के मामले में, भवरी देवी में का तो आपको क्या लगता है ये पैट्रियार्की प्ले कर रहा है इसमें? नहीं, या इसमें 2-3 चीजें, इसमें पैट्रियार्की भी है, ब्राह्मणवाद भी है, और एक तरह का अनअकाउंटेबल जुडिशियल कॉन्शियंस है। सैकड़ों सालों से दुनिया भर में जब जंग लड़े जाते हैं तो बलात्कार भी साथ साथ होते हैं। तो जो जज साहब कह सकते हैं कि इतनी सब लड़ाई झगड़े में मनुष्य जो है वो बलात्कार नहीं करता, बलात्कार एक पावर का हिस्सा होता है, अग्रेशन का हिस्सा होता है, उसमें सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और आप सैकड़ों एग्जाम्पल्स आप सबक देख सकते हैं जहाँ पे भरे मतलब कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की हिंसा, जेंडर वायलेंस होता है। तो ये मैं मानती हूँ कि 21वीं फीसदी में भारत में इस तरह का जजमेंट आना, इस तरह के लाइंस आना, मैं यही कहूँगी नम्रता से, क्योंकि हम कोर्ट में आज भी है कि हम चाहते हैं कि हम हर तबके में ट्रेनिंग और कॉन्शेंटाइजिंग की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही पैट्रियार्की वहाँ भी प्ले करता हुआ दिखता है जब ये आता है कि आपने खरीदारी की तो सैंडल की खरीदारी की, और उसकी तो वो सामान्य सिर्फ आर्थिक हमला नहीं था, एक स्त्री होने को चिन्हित भी किया जा रहा था, लिपस्टिक की खरीदारी ये किया जा रहा था। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूंगी कि जो भी ये खरीदारी की बात है वो पर्सनल अकाउंट से पैसा गया है। मतलब ये कभी ये नहीं कहते हैं कि हमने ये पैसा कहाँ से, ये पैसा हमारा जो पर्सनल अकाउंट से, चाहे हम ईयरबड्स पे यूज करें या सैनिटरी नैपकिन पे यूज करें, तो प्रधानमंत्री से उसका कोई लेना देना नहीं। मगर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नेपाल में जाके रुद्राभिषेक कराते हैं पशुपतिनाथ मंदिर में, और वो सवाल कोई आज भी एमपी पूछ नहीं सका पार्लियामेंट में कि आपने तो इतने किलोग्राम घी, संदल वगैरह जाके पशुपतिनाथ में एज प्राइम मिनिस्टर जब आपने रुद्राभिषेक किया, तो डज दिस बिफिट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ सेक्युलर कंट्री? वो पब्लिक का पैसा है, वो पैसा किसने दिया? अडानी ने दिया, किसने दिया? तो सवाल है कि जो भी ये खरीदारी की बात है, हमने पुरावे दिए हैं जांच एजेंसीज को कि वो पूरे हमारे पर्सनल खरीदारी थे। मकसद फासीवाद ताकतों का ये है, और इसके पीछे मैं सरासर आरएसएस की तरफ निशानी करती हूँ। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है, कि उनको पता है कि जब दुश्मन, और हम उनके शत्रु जरूर है क्योंकि हम मानते हैं कि ये देश में धार्मिक राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, इस देश में सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए, कि जब हम देखते हैं कि शत्रु को आप और किसी भी तरीके से नहीं चुप कर सकते, तो फासीवाद ताकत एक ही उनका इस्तेमाल करते हैं कि आप डिमोनाइज करो, डिफेम करो, विलिफाई करो। हेमंत करकरे के साथ भी उन्होंने ये कहा किया है। हेमंत करकरे के साथ उनकी गोली मार जाने के पहले, 26/11 के पहले, यही आरएसएस ताकतों ने, शिवसेना की ताकतों ने उनको इतना गंदे गंदे जबानों में उनके बारे में लिखा था मराठी अखबारों में, ये जाके किसी को देखना चाहिए। लेकिन इस तरह की खरीदारियों पे मुझे लगता है सवाल नहीं हुआ होगा, और उसमें मुझे लग रहा है जेंडर ही प्ले कर रहा है। और जब ये चीज़ें आई थी तो मुझे वो विमेन रिजर्वेशन को लेकर के संसद में मुलायम सिंह यादव का परकटी वाला जो मामला आया था, यद्यपि मुलायम सिंह यादव के स्टैंड के साथ मैं तो पर्सनली सहमत हूँ रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का, हम भी है। लेकिन जो टोन था वो कि परकटी वाला, तो ये जब भी बलात्कार जब होते हैं या हिंसा होती है औरतों के साथ या लड़कियों के साथ, तो इसी तरह के रिएक्शन आप पाते हैं
कि आपने क्या पहना था, क्या पहन रखा था, आपका बिहेवियर क्या था, कितना भी अगर भयानक बिहेवियर, कितना भी बिहेवियर जो भी हो, क्या कोई पुरुष या कोई मर्द को हक होता है कि आप इस तरह का जेंडर वायलेंस किसी के साथ करें। तो इसमें मुझे लगता है कि दो चीजें, एक चीज और प्ले कर रही है, बाइनरी बनाने की। मतलब ये जो लड़ने वाली तीस्ता सीतलवाड़ है या लड़ने वाले जो समूह है, वो एक एलीट और उसका क्लास अलग है, और जो उनका वोटर वर्ग है जिसको वो एड्रेस करते हैं उसका क्लास अलग है। ऐसा भी कुछ बाइनरी बनाए जाने की कोशिश होती है। कोशिश उनकी जरूर है, मगर वो सफल नहीं रहेंगे। इनकी वजह 2-3 है। एक तो मैं मानती हूँ कि हमारा जो काम है वो मैं खुद का व्यक्तिगत काम नहीं मानती हूँ, एक सोशल मूवमेंट का काम है, जो पिछड़े, मार्जिनलाइज्ड है, वो आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज हो, उनके इंसाफ के लिए और उनका आवाज उठाना। ये जो एक संवैधानिक वसूल है, मैं नहीं मानती हूँ सिर्फ हमारा ये एलीट का कंसर्न है। जो जिन विक्टिम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो सर्वाइवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 570 ऐसी फैमिलीज है गुजरात में। और मैं मानती हूँ, आज बहुत ही नम्रता से मैं कहना चाहूंगी कि एक तबका है हमारे देश में जो माइनॉरिटी का तबका है, दलित तबका है, इतनी इज्जत से हमारे काम को रिगार्ड करता है, और मैं उनके काम को रिगार्ड करती हूँ कि ये बाइनरी वो बनाना चाहेंगे भी तो नहीं बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सपोर्टर्स कौन है। मगर इतना मैं कहना चाहूंगी कि ये धमकाने से और इस तरह डिफेम करने से वो जरूर हमारे लाइफ को और भी खतरे में डालना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, वो पागल बैंड्स जो चेहरा देख के लोगों को मारते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हिंसक अटैक हो। तो आप डरती नहीं है? डर किसको नहीं है, हम इंसान है भाई, हम जरूर डरते हैं, मगर हम डर के शिकार नहीं बन जाते। हम डर को कलेक्टिव एक्शन में ट्रांसफॉर्म करके और जगरना और जोर से संघर्ष करना समझते हैं। डर तो सबको है, हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, सबके लिए, मगर और वो चाहते भी है कि इस तरह का हमला हमारे ऊपर हो। मगर मैं मानती हूँ कि हमारी सिक्योरिटी जनता में है, आवाम में है। लेकिन ये पूरे साउथ एशिया बल्कि दुनिया भर में ये खतरा देखा जा रहा है, आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उन पे अटैक का। तो देखिए, ये दौर है बहुत ही चुनौती वाला दौर, जैसे मैंने कल भी कहा, बहुत चुनौती देने वाला दौर है, खतरे भी बहुत है। और जब हम एकेडमिक टाइप के पेपर्स लिखते हैं आरएसएस के बारे में, वो कहते हैं कि फांसीवाद ताकतें हैं, तो आज हमें मानना पड़ेगा कि ये फांसीवाद ताकतें संवैधानिक पदों पे बैठ के हमारे ऊपर हावी है। तो इट्स ऑब्वियस, मतलब होने वाला है कि इसका कॉस्ट किसी न किसी को भरना है। रेजिस्टेंस होना ही है, आज नहीं तो कल, और रेजिस्टेंस के होते होते हमले और भी बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं आपको शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगा हुआ कि एक प्लांटेड अटैक है, जब कभी आप एड्रेस कर रही हो किसी रैली को, किसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुआ है, गुजरात में कोर्ट के अंदर, जब मैं गुलबर्ग और नरोडा पार्टी केसेस सुनने जा रही थी 2009-10 में, वहां के अंदर में, मतलब जो अननंबर्ड कार्स होती है जिससे इनकाउंटर डेथ्स होते हैं, जानबूझ के आके हमारे पास में आके 2-3 बार एक्सीडेंट करने की कोशिश। विट्ठल भाई पंड्या को मैं मिलने जाती, विट्ठल भाई पंड्या हरिन पंड्या के पिता थे, उन्होंने सरासर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुहिम उठाई थी। उनका मानना था कि उनके बेटे की कत्ल उन्हीं हाथों से हुई है, और उनके घर जब मैं जाती थी छायाबेन को मिलने के लिए, विट्ठल भाई को मिलने के लिए, तो बराबर मेरा टेलिंग होता था गुजरात में। तो ये होते आ रहा है, जस्टिस वर्मा ने इसका रिकॉर्ड भी किया है एनएचआरसी में, और ये खतरे शुरू से है और आज और भी बढ़ गया है, क्योंकि वो ताकत अभी केंद्र के ऊपर हावी है। आगे क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, आप लोग क्या करने वाली है? जैसे और एक जो सवाल आप मीडिया से कर रही हैं कि उसको सवाल करना चाहिए जो लेफ्ट पार्टीज हैं डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में, तो ये तो एक कंसर्न आप लोगों का होता है, आप लगातार संवाद में लेफ्ट पार्टीज से भी होती हैं, तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? ये सवाल तो आप भी उठाती होंगी। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरत आज ये है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप देखें, कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जागरूक करना। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, मगर ये काम जब तक जैसे आपने खुद कहा, जब तक उसका पॉलिटिकल रूप, राजनीतिक रूप नहीं हो जाएगा, तब तक हम उनको इलेक्टोरली डिफीट नहीं कर सकते, पावर से निकाल नहीं सकते। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन को यूनाइटेड तरह से मोबिलाइज करो। हमारे लिए लीनियर बाइनरी एक ही होनी चाहिए कि जो संविधान में मानने वाली ताकतें, और जैसे कि आरएसएस की ताकत जो संविधान में नहीं मानती और राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने कोई साथ नहीं लिया। मैं आपको 2-4 दिन पहले का इंटरव्यू की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ गोविंदाचार्य जी का, जब उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ, हम संविधान को बदलेंगे, अगर भारतीय नहीं है तो संसद की भी जरूरत नहीं, संसद को भी। तो अगर ये खुलेआम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये खतरा जरूर है।
और मैं मानती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले ये जो हमारी देश की जनता है वो ये आसानी से ये नहीं हो। ये तो वो फोर्स है जो उन दिनों भी समझती थी कि मनुस्मृति है ही तो संविधान बनाने की क्या जरूरत है। एक बात बताएंगे तिस्ता कि जब आपका आर्थिक एक नाकाबंदी हो जाएगी, आप जैसे लोगों की भी और आपकी भी, तो लड़ाई का क्या मैकेनिज्म होगा? अभी देखा यह जा रहा है कि इवन लेफ्ट पार्टीज में भी जैसे एक जो कैडर होने का और होल टाइमर और एक सामान्य पैसे पे, तो वो स्थितियां नहीं रह गई। धीरे धीरे आपको कैडर मिलने बंद हो जाते हैं, तो इसका क्या मैकेनिज्म? देखिए, मैं तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये जो FCRA का अभी हमारा कैंसिलेशन हुआ, अकाउंट्स हमारे फ्रीज हुए जनवरी 2014 से, ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से गुजरात पुलिस ने हमारे FCRA अकाउंट्स को फ्रीज करके रखा है। और हमारे जो संगठन है, चाहे वो सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस हो या सबरंग हो, वो कभी सिर्फ फॉरेन फंड्स पे डिपेंड नहीं था। हमारे चंदे देने वाले, कंट्रीब्यूशन देने वाले हिंदुस्तान में भारतीय सिटीजन्स भी हैं, वो आज भी है। ये कैंपेन जो हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है वो इसलिए चलाया जा रहा है कि उनको डराया जाए कि आप इनके साथ एसोसिएट मत करो, इनको कंट्रीब्यूशन नहीं दो। फिलहाल हमारा काम जारी है और हम उम्मीद रखते हैं कि डोमेस्टिक फंडिंग से, चंदे से हम हमारा काम चालू रखें। धन्यवाद तिस्ता।